मैं कौशल। आज मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सेट 2 का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको आप क्विक रिवीजन के तौर पर दे सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप अपने दोस्तों को इसका लाभ दे सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें पहला क्वेश्चन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमारा एंट्रोपी हमारा क्या होता है, सेम होता है। अगर 2 पॉइंट है हमारे 1 2, तो उस पर एंट्रोपी और 2 पे एंट्रोपी हमारी सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। इसको ग्राफ से देखते हैं। हमारा ये साइकोमेट्रिक चार्ट होता है। यहाँ पे इसमें हमारा होता है, यहाँ पॉइंट 1 से 2 की तरफ जाएंगे हम, तो इसमें हमारा कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसमें क्या पूछा है इन्होंने, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछा है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा यहाँ पे होता है। तो हमारा देखिए पॉइंट 1 पे हमारा यहाँ था, 2 के सामने हमारा यहाँ पड़ रहा है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा कम हो गया, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए रेफ्रिजरेटर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब्ड एज कम्पेयर टू हीट रिजेक्टेड इज। देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया था ग्राफ फर्स्ट वीडियो में कि आपका पीएच डायग्राम ऐसे बनता है। आपका पीएच डायग्राम बनने के बाद आपका 1 से 2 प्रोसेस कंप्रेसर में होता है, 2 से 3 आपका कंडेंसर में होता है। ये आपका कंप्रेसर हो गया, ये हो गया आपका कंडेंसर। फिर यहाँ से 3 से 4 आपका एक्सपेंशन वाल्व था, और 4 से 1 इवेपोरेटर हो गया, इवेपोरेटर। तो इसमें यहाँ पे हीट रिजेक्शन यहाँ पे 3 से 2 में होता है, और हीट की एंट्री कहाँ से होती है, 4 से 1 में होती है। तो देखिएगा यहाँ पे एरिया यहाँ पे छोटा आ रही है, ये एरिया यहाँ पे छोटा है, जो जहाँ पे हीट की एंट्री होती है छोटा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है हीट एब्जॉर्ब एज कम्पेयर टू हीट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे 4 से 1 में हीट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, तो ये कम होता है। और 3 से 2 में देखिएगा, 3 से 2 में पूरा एरिया आएगा, 3 से 2 में पूरा एरिया आएगा, तो ये एरिया ज़्यादा होगा, तो ये हमारा हीट एब्जॉर्बन कम होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज। आइस का लेटेंट हीट होता है 335 किलो जूल पर केजी होता है। विच रेफ्रिजरेंट डिनोट R717। ये किसका फार्मूला होता है, ये अमोनिया का होता है। देखिए इसका फार्मूला लिखने का तरीका होता है, 700 में उसका मॉलिक्यूलर वेट ऐड कर देते हैं। अमोनिया का हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 17 आता है। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 3 हाइड्रोजन हमारे, तो 14 3 17। तो यहाँ पे 17 ऐड कर देंगे तो 717 हो जाएगा हमारा। तो रेफ्रिजरेंट R7 किसका है, अमोनिया का होता है। इसी तरह वाटर का होगा, तो वाटर का आप कर सकते हैं। वाटर के लिए करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल 18 हो जाएगा। तो H2O के लिए कितना हो जाएगा हमारा, R718। क्वेश्चन नंबर 6, इफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड कंप्रेशन वर्क आर 360 किलो जूल पर केजी एंड 90 किलो जूल पर केजी रिस्पेक्टिवली, देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, COP का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया ऊपर, और नीचे क्या होता है, कंप्रेशन वर्क होता है, नीचे होता है कंप्रेशन वर्क। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना दिया इसमें, 360, और कंप्रेशन वर्क कितना दिया, 90। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा हमारा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर हीटिंग इन
रेफ्रिजरेशन साइकिल द इफेक्ट ऑन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज। जब हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में सुपर हीटिंग करते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ग्राफ से देखते हैं। यहाँ पे पीएच डायग्राम हमारा कई बार बना चुके हैं। देखिए पीएच डायग्राम हमारा ऐसे बनता है। जो प्रोसेस हमारे यहाँ 1 से 2 पे जाता है, 1 से 2 पे, 2 से 3 है, 3 से 4 तो होता ही है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ 1 से स्टार्ट ना करके इसको सुपर हीट करते हैं, तो हमारा ये 1 डैश यहाँ से स्टार्ट होता है, नया 1 डैश। तो यहाँ हमारा प्रोसेस यहाँ पे 2 डैश न्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होता है हमारा, इस देखिएगा ये वाला एरिया हमारा होता है ना, ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है ये। लेकिन हमारा एरिया इतना बढ़ गया, देखिए हमारा 1 हमारा शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया है न्यू पॉइंट पे, तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ गया है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या होता है, इस पर बढ़ जाती है। आठवां क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड। शुष्क बल्ब तापमान और आर्द्र बल्ब तापमान के बीच के अंतर को कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी का डिफरेंस होता है, इसको वेट बल्ब डिप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर इज कॉल्ड। एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर का जो अध्ययन होता है उसको हम साइकोमेट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस कांस्टेंट फॉर एयर इज। एयर के लिए, वायु के लिए गैस नियतांक है हमारा 287 जूल पर केजी केल्विन। A capillary tube is employed in रेफ्रिजरेशन साइकिल 2। एक कोशिका ट्यूब को प्रशीतन चक्र में नियोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, हमारा जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल कॉलिमन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। बेल कॉलिमन साइकिल हमारा 2 आइसोबारिक एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व इज। देखिए यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसा बनता है इसका, पीएच डायग्राम है हमारा। पीएच डायग्राम बनाते हैं तो 1 से 2 हमारा जाता है यहाँ पे प्रोसेस, फिर 2 से 3 आता है, फिर जो हमारा मेन यहाँ पे है 3 से 4 हमको देखना है। 3 से 4 में हमारा एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। तो यहाँ पे पूछा है इसने आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पे 4 पूछा है। यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद हमारा कंडीशन एक वेपर का क्या होता है, तो ये हमारा कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे वेट वेपर का होता है। वेट वेपर में क्या होता है कि हमारा इसमें वेपर भी होता है और वाटर का कंटेंट भी मिला होता है इस पर, क्योंकि ग्राफ में देखिए हम क्लियर हमको हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ में होता है इधर हमारा लिक्विड जोन होता है, इधर हमारा वेपर जोन होता है। तो दोनों के बीच में जो जोन होता है लिक्विड प्लस वेपर का बनता है। तो यहाँ पे हमारा 4 कहाँ पड़ रहा है, हमारा लिक्विड प्लस वेपर में। तो लिक्विड प्लस वेपर हमारा क्या होता है, वेट वेपर होता है। और ड्राई वेपर में केवल वेपर होगा आपका केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार्नट रेफ्रिजरेटर हैज COP ऑफ 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोअर टेम्परेचर T2 टू हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1। देखिए यहाँ पे इसका COP का फार्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का COP का फार्मूला होता है हमारा
COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। टेम्परेचर इसमें हमारा जो कम होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो टेम्परेचर हमारा डिफरेंस होता है नीचे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे COP इन्होंने दिया है 6, क्वेश्चन में COP की वैल्यू दिया है 6, और यहाँ पे T2/T1 इन्होंने पूछा है यहाँ पे। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे T2 हमारा यहाँ पे ऊपर है, नीचे यहाँ पे T1 अगर कॉमन लेते हैं 1 - T2/T1 हो जाएगा हमारा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसको एक साथ कर सकते हैं हम लोग। T2/T1 ऊपर को हम एक साथ कर सकते हैं, और नीचे हमारा बचा 1 - T2/T1। तो देखिए यहाँ पे 6 इसका दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे तो हमारा T2/T1 कितना आएगा, T2/T1 सॉल्व करेंगे। T2/T1 यहाँ पे x मान के आप कर सकते हैं, इसको x मान के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसका 6/7। इसका करेंट ऑप्शन आएगा 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कूलिंग इन रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड COP। यहाँ पे फिल इन द प्लेस पूछा है यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, ये बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। सब कूलिंग जब करते हैं हम तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड COP हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा इंक्रीज। देखिए कैसे होता है ये सब कूलिंग में, सब कूलिंग का प्रोसेस कैसा होता है देखिए। सब कूलिंग में हम करते हैं pH डायग्राम बनाते हैं, ऐसे pH डायग्राम बनाने के बाद हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, 1 से 2 जाएंगे हम, 2 से 3 आएंगे। तो हमको यहाँ पे सब कूलिंग करना होता है, तो इसको हमारा प्रोसेस 3 यहाँ पे आकर नए 3 पे आता है, नए बिंदु 3 पे। तो हमारा ये प्रोसेस 3 से 4 जो आना होता है, इसको 3 से 4 यहाँ पे 3 to 4 पे आना होगा इसको, जो पहले 4 पे आता था ये। तो इसमें क्या होता है हमारा, देखिए नीचे वाला पॉइंट हमारा 4 से 1 क्या था हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे आता है, इसका जो एरिया यहाँ पे आता है, अभी यहाँ पे नए केस में क्या हो गया, सब कूलिंग में सब कूलिंग का पार्ट इतना हमारा कर दिए, तो हमारा ये इतना पार्ट हमारा बढ़ गया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया। तो जब हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो COP भी बढ़ जाता है, क्योंकि COP के फार्मूले में क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेशन वर्क होता है। तो हमारा जब RE बढ़ेगा तो COP भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड COP हमारा बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी आते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस इज इक्वल टू। डाल्टन लॉ में क्या होता है कि आपका टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर वो अगर आपका उसमें गैस 1 है गैस 2 है, तो दोनों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। जो देखिए हमारा इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक कोई हमारा वैसेल है, कोई बर्तन हमारा है जिसमें हमारे 2 गैसें हैं, हमारे 1 and 2, 1 and 2 2 गैसेस हैं। तो इसमें जो टोटल हमारा जो प्रेशर लगेगा, टोटल प्रेशर दोनों के 1 के जो पार्शियल प्रेशर है और 2 के पार्शियल प्रेशर के योगफल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। द इवेपोरेशन प्रोसेस इज, हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस कहाँ होता है हमारा pH डायग्राम में, pH डायग्राम में हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस कहाँ होता है,
4 से 1 पे होता है। नीचे देखिए यहाँ पे 4 से 1 पे होता है, 4 से 1 पे। तो 4 से 1 पे देखिए हमारा पी का मान यहाँ पे नियत है। 4 पे जो हमारा पी का मान था, 1 पे भी हमारा मान सेम है। तो 4 पे जो वैल्यू आ रही है पी की, 1 पे सेम आ रही है। और प्रोसेस हमारा ऐसे ही जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो हमारा 4 से 1 पे हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर हमारा सेम है। और ये 4 से 1 ही हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। ये हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ VCRS प्रोड्यूस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। देखिए अभी हम जान रहे थे, अभी देख रहे थे पीएच डायग्राम में, रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव कौन करेगा। हम यहाँ पे ग्राफ में 4 से 1 अभी देखे हम लोग, रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट यहीं आता है हमारा, जो ग्राफ होता है नीचे। तो इसी ग्राफ में क्या होता है कि ये कौन सा कंपोनेंट यहाँ लगा होता है, इवेपोरेटर लगा होता है, यहाँ पे वाष्पित्र लगा होता है, इवेपोरेटर लगा होता है। मैं ग्राफ पूरा नहीं बनाने जा रहा हूँ, कई बार बना चुका हूँ। तो देखिए इसका है आपका इवेपोरेटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फॉर सैचुरेटेड एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। देखिए जब भी आपका सैचुरेटेड एयर पूछेगा तो वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 5 का मान कितना हो जाएगा, 5, या तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को RH। तो आपका ये 100% आता है हमेशा, क्योंकि इसको अगर ग्राफ से देखें साइकोमेट्रिक ग्राफ में, तो साइकोमेट्रिक ग्राफ में आपका ये कहाँ पे होता है। अगर साइकोमेट्रिक ग्राफ बनाते हैं हम लोग तो ये ऐसे देखिए, ऐसे साइकोमेट्रिक चार्ट बनेगा, ये बनेगा। तो हमारा RS ये होता है कर्व, RS का कर्व ये होता है। तो नीचे से बढ़ता जाता है, बढ़ के यहाँ पे 100% हो जाता है, यहाँ पे 100% हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन होता है, सैचुरेटेड होता है। तो RS की मान यहाँ पे हमारा 100% हो जाता है, नीचे यहाँ पे कम होती है वैल्यू इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इज कॉल्ड। देखिए हमारा जो वास्तविक में जो हमारा एयर होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या होता है कि हमारा तो एयर होता ही है उसमें, तो उसको हम लोग ड्राई एयर मान सकते हैं, ड्राई एयर शुष्क हवा। प्लस उसमें हमारा वाटर का जो होता है, वाटर वेपर भी होता है, उसमें कुछ भाप भी होती हैं, वाटर वेपर। तो दोनों मिला के हमारा क्या हो जाता है, नम हवा हो जाती है दोनों को। तो हमारा मॉइस्ट एयर इक्वल टू क्या होता है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर का कम्बिनेशन होता है, ये मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 TR इन किलोवाट। 10 TR का वैल्यू पूछा है किलोवाट में। तो 1 TR का वैल्यू आपको पता होता है 3.157 किलोवाट। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो हमारा कितना हो जाएगा 35.17 किलोवाट हो जाएगा। तो इसका आंसर है 35.17 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 22, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर इज डिफाइंड एज। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिबल हीट लोड डिवाइड बाई सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट लोड। इसका फार्मूला अपना देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। सेंसिबल हीट ऊपर रहता है, फिर नीचे सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई एयर इज। देखिए अभी हमने देखा इस पर कि यहाँ पे देखिए हमारा मॉइस्ट एयर में क्या होता है, मॉइस्ट एयर में हमारा ड्राई एयर भी होता है और वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर शुष्क हवा भी होती है, और नीचे क्या होता है, उसमें वेपर भी होता है, हमारा भाप भी कुछ होता है, कुछ पार्ट। तो इसमें क्या देखें, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे द मास ऑफ वाटर वेपर का मास देखिए यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे वॉल्यूम होता है। यहाँ पे इसका देखिए क्यूबिक मीटर को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वी का मान यहाँ पे 1 मीटर क्यूब बोला है, या तो आप इसको सिंपल mv/v ले सकते हैं, mv/v।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, परम आर्द्रता। वेपर का मास और टोटल वॉल्यूम इसका जो है ड्राई एयर का जो रेशियो होता है इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज्ड इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन इज। हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें कौन सा थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज होता है, रिवर्स ब्राइटन साइकिल। रिवर्स ब्राइटन साइकिल जिसको आप पढ़े हैं बेल कॉलेमन साइकिल। बेल कॉलेमन साइकिल जो होता है आपका एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CFC इज। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को इसका फ़ायदा मिले।